नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, पोस्ट कोविड के दौरान क्या सावधानी बरते, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें इससे पहले ताजा स्थिति दिखाते हैं कि लगातार घट रहा एक्टिव केसों का मामला और वहीं नए केस का आंकड़ा। तो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में अब किस तरीके से केवल 2000 के पास एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। तो कोरोना से अपडेट भी आपको इस बीच में दे रहे हैं। बुधवार को 24 घंटे में 174 मरीज मिले हैं। वहीं एक दिन में 19 मरीजों की जान गई है। तो प्रदेश में अब तक 80 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 99% पर पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 80 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो 28 जून सुबह 5 बजे तक अभी तक कई लोगों को टीका लग चुका है। एक दिन में 19 मरीजों ने जान गंवाई। अपनी 28 जून सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को हरियाणा में बढ़ाया गया था ताकि लोगों की जान के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। तो बीते 24 घंटे के आंकड़े भी आपको बता रहे 2000 के पार अभी एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। बुधवार को 24 घंटे में 174 नए मरीज मिले। वहीं एक दिन में 19 मरीजों ने जान गंवाई। तो प्रदेश में अब तक 80 लाख लोगों को टीका भी लगाया जा चुका है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट अब करीब 99% बताया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 80 लाख लोगों को टीका लग चुका है। तो 28 जून सुबह 5 बजे तक के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी है और एक दिन में 19 मरीजों ने जान गंवाई है कोरोना संक्रमित होने के बाद। तो 28 जून सुबह 5 बजे तक के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बीते 24 घंटे से जुड़ी हुई दे रहे हैं। बीते 24 घंटे के ये आंकड़े, क्योंकि लगातार एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है, मरीज भी अब कम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा था, अब गिरावट भी देखी जा रही है। और रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट का आंकड़ा भी अब 99% बताया जा रहा है और ये बेहद अच्छी खबर मानी जा सकती है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि लगातार राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। 80 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है और यही प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से भी कि आखिर किस तरीके से ये कोरोना की रोकथाम की जा सके। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे किस तरीके से अभी जारी किया और कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया जा रहा है, आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। फेफड़ों की कोशिकाओं से रिसेप्टर से मजबूती से ये चिपक जाता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से संभावित कमी आ जाती है इसमें। तो दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक मिल चुके हैं और ऐसे में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और इसी वजह से इसे बेहद घातक माना जा रहा है। फेफड़े की कोशिकाओं से रिसेप्टर से मजबूती से ये चिपक जाता है, जिसके वजह से चाहकर भी अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन उनके लिए भी चुनौती से कम नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी कि बेहद घातक आप कह सकते हैं। दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक मिल चुका है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता भी है।
तो कितना खतरनाक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये भी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में जो ये कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बहुत खतरनाक है। और अब इसी को लेकर के चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई भी जुड़ चुके हैं, सीएमओ है, और अनुज कंबोज कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर शैलेंद्र आपसे रहेगा, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ऐसे में नया वेरिएंट कितना घातक है पिछले तमाम वेरिएंट से? देखिए, ये नया जो डेल्टा वेरिएंट आया है ये हमारे देश के 3 राज्यों में पाया गया है, महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में, जलगांव में, और महाराष्ट्र में शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी और भोपाल में, और पलक्कम और एक और जगह है वो केरल में पाया गया है। इस वेरिएंट की जो सबसे बड़ी मैं विशेषता ही कहूँ, अगर माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से कहें, कि ये जो फेफड़े के अंदर हमारे रिसेप्टर्स हैं इसके, उनके साथ जाके जी। तो अगर ये कहा जा सकता है कि जो फेफड़े से अगर ये चिपकते हैं तो ये किस तरीके से हानिकारक हमारे शरीर के लिए, और कितनी जल्दी इनका असर हमारे शरीर पर होता है जिस वजह से बेहद घातक हो जाता है ये? अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि फेफड़े में जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ ज्यादा मजबूती से और जल्दी से चिपकता है। और इसके अलावा क्योंकि जल्दी से चिपकता है, तेजी से चिपकता है, तो फेफड़े में नुकसान होने की ज्यादा संभावना रहती है। अभी हमने देखा जो पिछले जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो अटैक हुआ था उसके अंदर थोड़ा समय लगता था, लेकिन इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं तो जल्दी ही इसका अटैक हो रहा है। और पहले की बजाय ये कहना मुश्किल है कि जब फैलेगा तब इसका यही स्वरूप रहेगा, और यह इसका आक्रमण करे की जो क्षमता है वो इससे ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। इस समय कहना थोड़ा स्पेकुलेटिव सा होगा, जिसे हम कह रहे हैं कल्पना कह सकते हैं। लेकिन अब तक के जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये ज्यादा खतरनाक किस्म का इसका वेरिएंट है, और हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, और पहले से हमें अपने स्तर पर, राज्य के स्तर पर हमें सबको तैयारी रखनी चाहिए। ठीक डॉक्टर, और हमारे साथ अनुज कंबोज जी भी बने हुए हैं। अनुज जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर के लिए खास तौर पर उन पेरेंट्स को चिताया जा रहा है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, यानी कि तीसरी लहर में खतरा सबसे अधिक मात्रा में बच्चों के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, क्या क्या उन्हें उपाय अपनाने चाहिए, आपसे ये जानेंगे। जी, देखिए, इसमें सबसे पहले तो अब 2 लहर कोविड की हो चुकी हैं, और जो पहली लहर थी उसमें जो विरुलेंस थी वायरस का, जो इन्फेक्टिव रेट था और जो उसकी सिवियरिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी जो दूसरी लहर में पाई गई। दूसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे भी इन्फेक्ट ज्यादा हुए हैं, प्रभावित ज्यादा हुए हैं, और तीसरी लहर में ये माना जा रहा है कि और ज्यादा इसकी सिवियरिटी रहेगी, और ज्यादा इसका विरुलेंस वायरस का बढ़ेगा। जैसे अभी डेल्टा वायरस के बारे में भी बात की, हो सकता है कोई नया वेरिएंट तब तक और आ जाए, या इसकी विरुलेंस इतनी मिले कि ये ज्यादा इफेक्ट करने लगे। तो बच्चों के लिए माँ बाप को सबसे पहले एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों का पूरे देश में, जो विभिन्न बीमारियों के लिए होता है, वो उस इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट रखें, अप टू डेट रखें, कोई भी वैक्सीनेशन उनका स्किप ना हो। सबसे जरूरी बात यह है। दूसरी जरूरी बात है कि बच्चों की डाइट का ख्याल बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे की जो डाइट है उससे उसके शरीर का जो न्यूट्रिशन है, जो उसकी बिल्ड है, वो डेवलप होगी, और उसी से उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो अगर डॉक्टर, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि डाइट को लेकर के, तो यहाँ पर जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार का डाइट पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉलो करवा सकते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए? जी हाँ, तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो प्रोटीनेशियस डाइट होती है बच्चों की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो उनकी बिल्ट में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट का और फैट का कंटेंट जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोटीन का रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टी न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशंस हैं वो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, या जैसे सप्लीमेंट्स के रूप में जो दिए जा सकते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको हमें देना बहुत ही आवश्यक रहता है। जैसे बच्चों में जो बीमारियां पाई जाती हैं ज्यादातर उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से या प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पाई जाती हैं, तो उन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाती। इसलिए उन पेरेंट्स के लिए ये सजेशन है कि उन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोटीन डाइट और माइक्रोन्यूट्रिएंट फुल डाइट वो जरूर दें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और उनका जो अप टू डेट इम्यूनाइजेशन है वो कंप्लीट जरूर किया जाए। ठीक,
आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को चाहे कितना भी मना किया जाए, ऐसे में फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्या ऐसे में जो अभी थर्ड फेज को लेकर के चेतावनी जारी की जा रही है, बार बार अलर्ट किया जा रहा है पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों का सेहत का खासतौर पर बहुत ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, तो ऐसे में क्या अगर बच्चे इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि ऐसे तो अवॉइड करना ही चाहिए, लेकिन इस वक्त में क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, थर्ड फेज में बच्चों के लिए खतरा भी ज़्यादा बताया जा रहा है, तो ऐसे वो कौन से डाइट होंगे जो कि नियमित रूप में अपने लिए लेना चाहिए? और काढ़ा भी जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी से पिलाना शुरू कर रहे हैं, तो वो कितना, उसका भी एक क्वांटिटी तो फिक्स्ड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिलाए तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। होगा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, और न केवल बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी हैं। बड़ों के लिए तो बहुत हानिकारक ही हैं और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक। तो वैसे भी अगर कोरोना नहीं भी है तब भी ये नहीं चीजें खानी चाहिए, और क्योंकि ये इनमें आपकी भूख तो बढ़ जाती है, भूख तो आपकी शांत हो जाती है, लेकिन आपकी जो प्रतियोगी क्षमता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली आपको लगता है कि शायद आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जंक फूड में से आपको वैसे भी बचना है और वैसे ही बचना है। इसके अलावा भोजन में से आपको वैसे भी बचना है और वैसे ही बचना है। इसके अलावा भोजन ऐसा करें जो प्रोटीन युक्त हो और जिसमें वसा कम हो। ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र, आपके पास लौट रही हूँ। यहाँ मेरे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं और ये कॉलर है हिसार से जितेंद्र। जितेंद्र, आपका जो भी सवाल है, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी मैडम, मैं वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ली थी 11 अप्रैल को जी। अनफॉर्चुनेटली वो जो टीम थी उन्होंने अपलोड नहीं किया, हमारे पास मैसेज नहीं आया। हमने 4-5 दिन टेकअप करते रहे और उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली उनसे टेकअप करते रहे। मैसेज हमारे पास आया 9 मई को और उसमें दर्शाया गया कि हमें वैक्सीनेशन लगी है फर्स्ट डोज 9 मई को। अब हमारी सेकंड डोज कब ड्यू बनेगी और कैसे हो गई? ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जी, आपको जो अगर तो आपको कोवैक्सीन का अगर आपको कोवैक्सीन की टीका लगा है तो पहली और दूसरी डोज के बीच में 28 दिन का न्यूनतम पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो दोनों टीकों के बीच में न्यूनतम 84 दिन का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए आपको टीका कब लगा है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी संशय लगता है, जितेंद्र का ये कहना है कि उन्होंने टीका लगवाया था 11 अप्रैल को, लेकिन उनके पास मैसेज आया कि 9 मई को उनको पहला डोज लगाया गया है। तो ऐसे में वो कब वैक्सीन लगवाए अगली? नहीं, ऐसा जैसे उनको टीका 11 अप्रैल को लगा, वो जो अपने जिले के जिला प्रशिक्षण अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि ये पोर्टल पे कुछ समस्या हो सकती है, वो इसको ठीक करेंगे। और ठीक करेंगे, जो दूसरा टीका जब ड्यू बनता है तभी लगेगा। पोर्टल में अगर गलती है तो वो ठीक कराई जाएगी। जैसे कुछ समस्याएं जिला कैथल में भी आ रही हैं, तो हमारे जो जिला प्रशिक्षण अधिकारी हैं डॉक्टर प्रदीप नागर, वो जिला के उपायुक्त प्रदीप दहिया जी के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं और हम उनको दूर भी कर रहे हैं। ठीक, अनुज जी, अब बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए। अब मैं आपके पास आऊँगी अनुज जी। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कंप्लेंट्स है इस बार, जो ये डेल्टा प्लस जो नया एक वेरिएंट आया है और जिस तरीके से इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है, तमाम ऐसे राज्य जहाँ से केसेस भी सामने आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में डेल्टा प्लस का खतरा सबसे ज़्यादा किस पर है? बुजुर्गों पर, बच्चों पर, युवा वर्ग पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा किस पर है? देखिए, हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पास्ट पुरानी 2 लहर से, या आने वाली जो तीसरी लहर की आशंका है उसके बाद में कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को माना जा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उस ग्रुप को अटैक करता है। और डेल्टा प्लस वायरस है, उसकी विरुलेंस ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, कि उसकी जो सिवियरिटी है वो ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, इसका जो प्रकोप है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये सबसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप, अभी तक हम सब लोग चर्चा करते रहे, 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है कि
जिनको और बीमारियां हो, किसी को शुगर होगी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी या किसी को किडनी की डिजीज या कोई अन्य बीमारी है, तो उन लोगों को अटैक करता रहेगा वायरस। लेकिन इसके साथ इस साल जो दूसरी लहर आई, इसमें जो नॉर्मल व्यक्ति थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको भी इसने वायरस ने पूरी तरह से अपनी जकड़ में लिया और काफी डेथ्स भी हुई। तो तीसरी जो लहर की उम्मीद लग रही है, उसमें शायद हो सकता है ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करे या दोबारा से जो उस एज ग्रुप को प्रभावित करेगा जो लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज होते हैं। तो इसलिए सभी को जी। अनुज जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परविंदर है यमुनानगर से। परविंदर जी, आप अपना सवाल रखिए, डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल रखिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं 5 साल से सर्वाइकल का ग्रस्त हूँ। 5-7 साल से मैं गर्दन में दर्द होती है, मैं उसकी दवाई खा रहा हूँ। क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ कि नहीं, इसके बारे में बताइए। ठीक, डॉक्टर अनुज आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जी परविंदर जी, बिल्कुल। सर्वाइकल का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ में आपको कॉम्प्लिकेशन कितनी है ये मैं जानना चाहूंगा। क्या आपके हाथ में कोई कमजोरी या वीकनेस है बाजुओं में? हाँ जी, मेरे दाएं हाथ में कमजोरी है, थोड़ा सा रात को सुन्न हो जाता है थोड़ा सा, जैसे कि मेरा हार्ट बढ़ती। जी, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने ट्रीटमेंट का रेगुलर फॉलोअप रखें। और दूसरी चीज, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, सर्वाइकल की बीमारी में वैक्सीनेशन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हाँ, तो देखो ये डॉक्टर, वो डर पाया था कि बुखार वगैरह कुछ भी हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप लंबे अरसे से दवाई खा रहे हो, 5-6 साल से, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा था। प्रविंदर जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाई, एक बार दोबारा सवाल दोहरा दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था डॉक्टर कि मुझे लंबे अरसे से हो रहा था, तो ये सर्वाइकल की, तो मुझे किसी डॉक्टर ने ऐसे यहाँ बात करी थी कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते कि शायद इसका साइड इफेक्ट हो। नहीं, आप सबसे पहले तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श लें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 5 साल से दवाई खा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं सर्वाइकल में। और ट्रीटमेंट आप 5 साल से ले रहे हैं या 2 साल से ले रहे हैं, और वैक्सीनेशन लेने में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वैक्सीन आप बिल्कुल बेझिझक होकर ले सकते हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सवाल को रखने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा होता है, बार बार अपील की जा रही है आगे आए वैक्सीन लगवाएं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक खौफ बना हुआ है, क्योंकि वो फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें देखते हैं, कि उनके अंदर एक खौफ है कि कहीं हमने वैक्सीन लगवा ली, हमारी तबीयत और ना बिगड़ जाए, हमें कोविड ना हो जाए, हमारी जान ना चली जाए। तो ऐसे में आपसे एक बार चाहेंगे कि आप ये क्लियर कर दें जनता को कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है। डॉक्टर शैलेंद्र जी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। डॉक्टर अनुज, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे, लोगों से किस तरीके से अपील करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं भय बैठा हुआ है और वो इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से वो आ भी नहीं रहे हैं सामने वैक्सीन लगवाने के लिए। जी, सबसे पहले तो देखिए, अब तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड होके, पॉजिटिव होके, उसकी जंग जीत के वो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनको देख के आपको वैसे ही अपना हौसले को जागृत करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक कि वैक्सीनेशन का सवाल है, उस वैक्सीनेशन को, जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है, या अगर कोविड वैक्सीन की ही बात करता हूं, तो वो पूरी रिसर्च के बाद, क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद ही मार्केट में उतारी जाती है। इसीलिए उस वैक्सीन को बनाने में, उसको तैयार करने में इतना लंबा समय लगता है। दूसरी चीज, और जब ये वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो वो उन ट्रायल्स को कंप्लीट करके, सक्सेसफुली पार करके ही मार्केट में आती है, ताकि वो आपके लिए सेफ रहे, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये एक आपकी बॉडी को कोविड के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का तरीका है। वैक्सीन की इसलिए 2 डोज या आने वाले टाइम में शायद 3 डोज निर्धारित की गई हैं। तो ये 2 डोज इसीलिए है कि पहली डोज लेने से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और दूसरी जो बूस्टर डोज है उसके बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बिल्ट हो जाएगी, ताकि आपकी इम्यूनिटी कोविड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके और आपको कोविड का इन्फेक्शन कोई इफेक्ट ना पहुंचा सके।
तो इसलिए, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो इस चीज से जो 2 लोग डर रहे हैं, वो उसकी वजह शायद कहीं ना कहीं बुखार या इस तरह की हल्की फुल्की तकलीफें हैं, क्योंकि जिनको वैक्सीन लगती है, कोई भी वैक्सीन हो, वो शुरुआती दौर में हल्का फुल्का बुखार या फिर इस तरह की कोई कमजोरी वगैरह की दिक्कतें पैदा कर सकती है। जी। तो बिल्कुल न डरें, ठीक। आप मजबूत रखें अपने आप को और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक, डॉक्टर अनुज हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं सोनीपत से, जगत सिंह। आप अपना सवाल रख सकते हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर जी से। पहला सवाल ये है कि जो हमने वैक्सीन लगवाई है ये कितने टाइम तक के लिए वैलिड है? ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र आपसे जवाब चाहेंगे कि उनका ये कहना है कि जो वैक्सीन लगवाई है उन्होंने, वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहती है? देखिए, अभी तक की जो जिस पे शोध हुए हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है, उसमें अभी तक इस बारे में कोई जिक्र नहीं आया है कि क्या इसमें किसी बूस्टर इंजेक्शन की जरूरत है। तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसमें शोध चल रहे हैं। जैसे सरकार की गाइडलाइन है आपको बताएंगे। फिलहाल इसकी दो डोज ही पर्याप्त है फिलहाल लेनी। और जैसे ही सरकार की गाइडलाइन इस बारे में आएंगी कि बूस्टर लगाना, जैसे आपको याद हो जब बच्चों को हम टीके लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं, तो उसमें बूस्टर डोज लगती है 1.5 साल बाद। तो उसमें तो निश्चित गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, लेकिन इसमें अभी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। इसलिए जब तक गाइडलाइन नहीं आती है तब तक 2 डोज का ही कोर्स प्रभावी है। और वो जैसी गाइडलाइन आएगी आपको मीडिया के माध्यम से, इंडिया टीवी न्यूज़ हरियाणा के चैनल से आपको बता देंगे। जी ठीक, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि कई बार लोगों के मन में एक ही अफवाह भी होती है कि कई लोगों का मानना होता है कोवैक्सीन हम लगवाते हैं तो हमें बुखार नहीं आता, तो हम केवल कोवैक्सीन ही लगवाएंगे। कोविशील्ड लगाते हैं तो कोविशील्ड से बुखार आ जाता है, इस वजह से लोग कोविशील्ड को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ऐसे में इसमें ये इतना अंतर क्यों कि एक वैक्सीन से फीवर आता है, एक वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो आपको फीवर नहीं आता। तो ये जो अफवाह एक लोगों के बीच में घूम रही है, इसको लेकर के मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को क्लियर करें। देखिए, मेरी जनता से एक अपील है कि वो सोशल मीडिया में आने वाली अफवाहों से या समाज में जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे बच के रहें। इसके बारे में जो आधिकारिक सूचनाएं हैं, जो सरकारी विशेषज्ञ देते हैं या चिकित्सक देते हैं, उन पर भरोसा करें। दूसरा, जहां तक आपने सवाल पूछा है कि कोविशील्ड से ज़्यादा बुखार होता है या कोवैक्सीन से ज़्यादा बुखार होता है, ऐसा नहीं है। दोनों वैक्सीन जो हैं समान रूप से प्रभावी हैं। दोनों वैक्सीन का थोड़ा ऊपर नीचे तो फर्क हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति टू व्यक्ति फर्क हो सकता है, उम्र के हिसाब से फर्क हो सकता है, मेल फीमेल के हिसाब से फर्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उससे कम होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और जहाँ तक बुखार की ताल्लुक है, अगर हमें ध्यान हो, हम सभी ने बचपन में डीपीटी के टीके लगवाए हैं। जब नर्स बहन जी टीका लगाती थी तो वो एक गोली साथ देती थी कि जब बुखार हो तो पैरासीटामोल की गोली, आधी गोली, 1/3 गोली ले लेना, 1/4 गोली ले लेना। तो ये बुखार किसी भी वैक्सीन से लगता है, वो चाहे ये वाली वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है या डीपीटी की वैक्सीन है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और बुखार होना ये भी सिद्ध करता है कि वैक्सीन प्रभावी है, तो इससे आपने डरना नहीं है। वो 1-2 दिन बुखार रहता है और अमूमन इससे ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता जो कि जीवन के लिए घातक हो। तो इस ऐसे प्रभाव से या दर्द हो सकता है या जहाँ टीका लगा हुआ सूजन हो सकती है, तो उससे थोड़ी खुजली हो सकती है। जी ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उपचार है वो आपको गोली जी शैलेंद्र जी, हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से। सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप अपना सवाल रखें, अपने सवालों का जवाब डॉक्टर से ले। नमस्कार सुरभि जी एंड डॉक्टर्स की टीम। जी नमस्कार। मैं शिवनंदन हूँ। मेरी उम्र जो है 14 ईयर्स है। 2013 में मेरे पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के 1-1.5 साल बाद मेरे को जो है शुगर हो गई है, डायबिटीज। वो 150-200 के समथिंग रहती है। क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ? हमारे लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा? डॉक्टर अनुज जी आपसे जवाब चाहेंगे। सुरभि, देखिए, सबसे पहले तो आपको शायद इंसुलिन शुरू किया गया होगा, क्योंकि जो बीमारी आपको थी पैंक्रियाटाइटिस के बाद ज्यादातर इंसुलिन से डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। तो आपकी जो शुगर है अगर 200 तक जा रही है तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर को प्रॉपर मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर 200 तक है तो उसको हम हाई ब्लड शुगर मानेंगे। आपकी शुगर जो है, हमारा जो गाइडलाइन है वो 160 से नीचे ही रहनी चाहिए। अगर हम खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहा जाता है, वो 140 से कम रहनी चाहिए। उतनी अगर आप शुगर मेंटेन कर पाएं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है।
अगर आपकी ब्लड शुगर कभी 200 या उससे ज्यादा रहती है या इस रेंज से ज्यादा रहती है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम रहेगी। तो उस केस में आप वैक्सीन तो लगवा लेंगे, लेकिन वैक्सीन के बाद से आपकी जो आपको इम्यूनाइजेशन, जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो पूरी तरह से शायद ना हो पाए। तो सबसे पहले आप ब्लड शुगर अपनी नियंत्रित करें, इंसुलिन की डोज को रिवाइज करवाएं, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जाके मिलके उनसे डोज को रिवाइज करवा के उसके बाद आप वैक्सीनेशन को करवा सकते हैं। ठीक, शिवनंदन जी, क्या आपका और कोई सवाल है? बस मैम इतने ही सवाल था, थैंक यू। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से भी दरख्वास्त कर दें कि लगातार अभी ये प्रोग्राम हम लाइव चला रहे हैं और ऐसे में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस पर तुरंत फ़ोन करें, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है और अब अपना सवाल रख सकते हैं, कोरोना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, और उन सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर्स की टीम देगी। डॉक्टर शैलेंद्र, एक बार दोबारा से आपके पास मैं लौटना चाहूँगी, क्योंकि एक तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये जो असमंजस बना हुआ है कोवैक्सीन कोविशील्ड, ये तो बाद की बात हो गई कि किसी को फीवर आ रहा है किसी को नहीं, लेकिन कई बार को ये भी सवाल उठ जाता है कि अगर जिन लोगों को बुखार आ भी रहा है, कई बार टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, तो क्या ये चिंता का विषय है? और अगर कितना टेम्परेचर जाता है उसके बाद से उनकी तबीयत अगर बिगड़ती चली जाती है, तो कब उन्हें डॉक्टर से एक बार सजेशंस ले लेने चाहिए? वो समय आपसे पूछना चाहेंगे कि कब उन्हें डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को कि उसके बुखार हो रहा है, उसे अपने फिजिशियन से जरूर चेक कराना चाहिए। सर सिविल अस्पताल में जाएं, वहाँ फिजिशियन से चेक कराएं, वो आपको बताएगा। लेकिन जैसे आजकल वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, बरसात भी हो रही है, आप देख रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंदर जरूरी नहीं कि हर बुखार कोविड का ही बुखार हो, वो मलेरिया भी हो सकता है, वो डेंगू भी हो सकता है। तो ये आपके फिजिशियन आपके सिम्टम देख के, लक्षण को देख के इस बात की जांच कराएगा कहीं ऐसा तो नहीं मलेरिया डेंगू हो, क्योंकि हम ऐसा ना हो कोविड के कारण मलेरिया डेंगू को मिस कर दें और हो मलेरिया डेंगू और रोगी को नुकसान होने की आशंका तब बनी रहती है। तो ऐसा घबराना नहीं है। आपको जब भी आ सकता है, आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि एक सेरेब्रल मलेरिया बुखार होता है, वो जब दिमाग में चल जाता है तो उसके कारण मृत्यु होने की संभावना काफी रहती है। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र, हमारे साथ यहाँ एक और कॉलर तो अमित जुड़ चुके हैं। यही सलाह है अमित जी, आप अपना सवाल रखिए। जी डॉक्टर सैनी जी नमस्कार, अमित बोल रहा हूँ सर कैप्चर से। जी आप अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर घर में छोटे बच्चे हैं, 2 हम जॉब करते हैं, डेली बाहर आना होता है, तो बच्चों को कैसे बचा सकते हैं उसे संक्रमण से? हम भी बच्चे हैं, बच्चे बच जाएं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं सर? देखिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है, और 5 साल से 10 साल के जो उम्र के बच्चे हैं वो माँ बाप की मदद से, क्योंकि पहली क्लास में आते हैं तो वो सब माँ बाप की मदद से मास्क लगा सकते हैं। और जब 10 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे हैं उनमें ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो 5वीं 4ठी 6ठी क्लास में हो जाते हैं। तो आपने ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चों को एक तो जंक फूड से बचाना है, वो ऐसा भोजन ना खाएं जो कि आजकल बर्गर हो गया, मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, इनसे बचाना है आपने, क्योंकि ये नुकसान ज़्यादा करते हैं, इनसे लाभ नहीं होता। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इनके कारण नहीं बढ़ती, पेट भर जाता है, लेकिन शरीर की जो इम्यूनिटी है वो नहीं बढ़ती इससे। दूसरा, बच्चों को आपने आउटडोर एक्टिविटी जरूर करानी है, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। जैसे घर में छोटी छोटी गेम होगी, सांप सीढ़ी गेम होगी, लूडो हो गई, इस तरह की गेम जो उनके पर्टिकुलर लेवल की गेम्स हैं, जो उस आयु के हिसाब से वो गेम खेल सकते हैं, वो जरूर करें। और उनको ऐसा भोजन कराएं जो कि प्रोटीन युक्त हो, जिसमें वसा कम हो। दालें होगी, जैसे सोयाबीन है, उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, तो सोयाबीन की कई तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे आटा, दूध, और इसकी बड़ियाँ भी आती हैं, आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो ऐसी चीज़ बच्चे खा सकें तो बहुत बेहतर होगा। या दालें होगी, जो भी दालें आप घर में अपनी परिस्थिति के मुताबिक खा सकते हैं, वो उनको खिलाएं, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा जहाँ तक दूसरी किस्म का भोजन है, मैंने जैसे फास्ट फूड बताया, उससे जरूर बचें, कि उससे लाभ नहीं होता है, उससे अल्टीमेटली नुकसान होती है और उससे वजन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ देखी गई है, तो वो एक पोटेंशियल कारण है उसका, डायबिटीज़
या शुगर की बीमारी होने का या मधुमेह होने का, जो बच्चे आजकल जंक फूड पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, 2 मिनट की मैगी ये जितनी की है आपकी नुकसान ज़्यादा करती है। तो मेरी जनता से अपील है कि वो अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं, उनको भी बचाएं, खुद भी बचें। पहले अपने जीवन में खुद उसका पालन करें तभी, क्योंकि अगर आप खुद जंक फूड खाएंगे तो बच्चे को आप कहेंगे तो उस पर असर होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो पहले खुद उसका पालन करें, फिर आप बच्चों को कहें तो बच्चों पर निश्चित रूप से असर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी ठीक अमित जी, और कोई आपका सवाल? ठीक अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सवाल को रखने के लिए। डॉक्टर अनुज, मैं आपके पास लौटना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल की जब हम बात कर रहे हैं और ऐसे में डेल्टा प्लस को लेकर के बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, तो ऐसे में हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट का ही संक्रमण है या माइल्ड सिम्टम्स है कोविड के? हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो वो कौन सा सही समय होगा जब हमें लगे कि नहीं, होम आइसोलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें डॉक्टर्स को अब दिखाना ही पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो भी फर्स्ट सिम्टम होता है, सबसे पहले जो भी साइन सिम्टम आएगा तो तुरंत सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो कोविड है या नहीं है उसका टेस्ट होगा। उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कितना ये आगे बढ़ सकता है, वो कुछ टेस्ट से क्लियर हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले सिम्टम्स पे ही टेस्ट करने से, डायग्नोज करने से और ट्रीटमेंट शुरू करने से अगर डेल्टा वायरस की विरुलेंस ज्यादा भी होती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी दवाई ऐसे कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटाइन में दवाई भी शुरू हो जाती है, उसके बावजूद भी अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, लगातार आपको बुखार चल रहा है, लगातार आपकी वीकनेस बनी हुई है या और सिम्टम है जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो तुरंत दोबारा से आपको कंसल्ट होना चाहिए और हॉस्पिटल में शायद एडमिट होने की जरूरत हो तो एडमिट होना चाहिए, जहां भी नियरेस्ट कोविड सेंटर होता है। और डेल्टा वायरस की विरुलेंस जैसा कि अभी तक 3-4 राज्यों में, 2-3 राज्यों में ही देश में अभी तक सामने आया है, तो हो सकता है कि वो और ज्यादा फैले या और ज्यादा उसकी जो विरुलेंस है, उसकी जो सिवेरिटी है वो और ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले सिम्टम के साथ ही ट्रीटमेंट को शुरू कर देना, क्योंकि जितना इसमें देरी होती है, एक दिन इंपॉर्टेंट है, जितना देरी इलाज में होती है उतना ही ज्यादा इसकी सिवेरिटी और इसका प्रकोप बढ़ता है। जितना जल्दी, जितना टाइम पे इसका इलाज शुरू होता है उतना ही ज्यादा ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, यानी कि वक्त रहते अगर आपको लग रहा है कि कोविड के सिम्टम्स है तो जल्द से जल्द इसकी जांच करवा ले और जैसे ही पता चलता है तो डॉक्टर से तुरंत ही सजेशन ले ले, क्योंकि ये अभी जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट आया ये बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। डॉक्टर अनुज, हमारे साथ यहाँ पर एक और दर्शक गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका और आप अपना सवाल रख सकते हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हेलो जी, हेलो जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैंने वैक्सीन लगवाई थी 21 तारीख को इसको जी, तो आज 24 हो गई, मेरा बुखार नहीं कर रहा मैम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बुखार आ रहा है लेकिन आपका बुखार अभी तक उतर नहीं रहा है? हाँ जी मैम, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है बस। ठीक, डॉक्टर अनुज आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। जी, आपने 21 जून को वैक्सीन लगाई है, 3 दिन हो गए हैं लगभग। तो ऐसे में अगर आप बुखार नहीं उतर रहा है तो सबसे पहले तो अगर आपको पैरासीटामोल की दवाई दी गई है तो आप वो खाएं। उसको लेने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है, 3 दिन हो चुके हैं, तो आपको आज ही अपने डॉक्टर के पास विजिट करके जो टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, क्योंकि अभी तक हम चर्चा भी कर चुके हैं कि वो जरूरी नहीं है कोविड के वैक्सीन के बाद का ही बुखार हो, शायद मलेरिया हो, शायद डेंगू हो या कोई और टाइफॉइड या कोई और बुखार हो सकता है। तो आप अपने टेस्ट करवाएं, डायग्नोज बनाएं और अगर बाकी सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप अपने बुखार का ट्रीटमेंट कराएं। फिर भी बुखार तेज रहता है तो आप एडमिट होने में या ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर ये बुखार बढ़ता है तो ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ये दूसरी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। जैसे अभी डॉक्टर शैलेंद्र जी ने सेरिब्रल मलेरिया का जिक्र किया, अगर बाई चांस वो तो 3 दिन होने के बाद आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत आप अपने नजदीकी स्पेशलिस्ट के पास जाके आगे के टेस्ट कराएं और इलाज शुरू कराएं। ठीक है डॉक्टर, आप बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र भी बने हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन पेशेंट्स को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और उनके परिवार भी अगर है तो क्या कुछ वो स्टेप्स उठा सकते हैं जो कि होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, तो ऐसे में क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी सेवा की जा सकती है, इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे।
देखो, होम आइसोलेशन में वो रोगी हैं जिन जो कि माइल्डली हैं, जिनको कम सीवियरिटी के लक्षण हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, भोजन की जहाँ तक बात है, सो जैसे मैंने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट खाएं, वसा युक्त भोजन ना करें, कम से कम लें, क्योंकि वसा युक्त भोजन लेने से पेट फूलने की, उल्टी आने की, इस तरह की संभावना रहती है। और इसके अलावा वसा युक्त भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ज़्यादा मदद नहीं करता है, इसमें प्रोटीन युक्त भोजन का ज़्यादा रोल है। तो ऐसा भोजन खाएं। और इसके अलावा जब अपने घर में अपने ऐसे अलग कमरे में रहें, और जो कोरोना से बचाव के लिए वो उन्होंने मास्क लगाना है, वो मास्क ऐसे लगाएं, क्योंकि वो एक स्प्रेडर का काम तो है ही घर में, अगर उनको कोरोना है, और क्योंकि तभी रखा हुआ उनको होम आइसोलेशन में, तो कम से कम बाकी जो सदस्य हैं घर के, उन लोगों को बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार के 9 सदस्य कोरोना से पीड़ित हो गए थे, तो हम सब अलग अलग कमरों में थे, अलग अलग सबने मास्क लगाया हुआ था। और जो घर में एक सदस्य मेरा बच गया था, उसने ही हमें सबको खाना खिलाया, और पूरा हमने ध्यान रखा। मैं तो अपने घर के गेट से बाहर भी निकला जब कुरुक्षेत्र में था। तो मेरी जनता से यही अपील है कि कोरोना, जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो पूरी सावधानियां रखें, और मास्क जरूर लगाएं। आप ये ना सोचें कि घर में आपको कम गंभीरता के लक्षण है तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की सीवियरिटी कब आपको हो सकता है आप ठीक हो रहे हो, लेकिन वो वायरस किसी दूसरे घर के परिवार सदस्य में चला जाए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो या उसमें ज़्यादा असर करे, तो उसकी आशंका एक बनी रहती है। तो आपने अच्छा भोजन करना है, प्रोटीन युक्त भोजन करना है, ऐसा भोजन करना जिसमें वसा कम हो, दालें पनीर खानी है, और आपने अपना ध्यान रखना है, और परिवार के बाकी सदस्यों का भी जो कोरोना अप्रोच बिहेवियर है उसका ध्यान रखते हुए करना है। ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र, हमारे साथ एक और दर्शक वेदपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदपाल जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ जी नमस्कार, मैं वेदपाल बोल रहा हूँ करोड़ा गांव से, जी कैथल हरियाणा से। जी नमस्कार, आप अपना सवाल रखिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था जी कि मैंने कोविशील्ड लगवाई थी 24 अप्रैल को, लेकिन सरकार ने पहले 28 दिन का टाइम दिया था, अब ये 84 का कर दिया है। और सर हमें बाहर जाना था, आउट ऑफ कंट्री, तो सर कुछ ये वही 84 डेज के बाद लगेगी। और सर एक ये जानना चाहते हैं कि बाहर जाने के बाद ये हमारी जो कोविशील्ड है ये वैलिड है, या हमें वहां उस कंट्री में जाके अलग से वैक्सीन लगवाना पड़ेगी? ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र जवाब चाहेंगे आपसे। जी, जैसे आपने कोविशील्ड का जिक्र किया, 23 अप्रैल को लगी थी, तो इसकी जो आजकल की रिकमेंडेशन है वो 84 दिन की है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर आप पहले लगवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई जापान ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है, सरकार की उस पर आधिकारिक चिट्ठी है, पत्र है, उसको दिखा के आपको पहले लग सकता है। लेकिन पहले और दूसरे टीके में न्यूनतम गैप 28 दिन का होना फिर भी जरूरी है। जो दूसरी डोज है कोविशील्ड की, वो 28 दिन और 84 दिन पे 3-4 परिस्थितियों में लग सकती है। एक मैंने जैसे बताया कि विदेश में जापान ओलंपिक में कोई जा रहा है, कोई ऐसी गेम हो रही है। दूसरा, कोई आप ऐसे आपकी नौकरी लग गई है, आपका वीजा लग गया, विदेश में जा रहे हैं, वहाँ आपको ज्वाइन करना है। तीसरा, या किसी ने ऐसे देश में जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, और वहाँ उसको पढ़ने के लिए उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि इस तारीख को आपने, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपने कोर्स ज्वाइन करना है। MBBS का कोर्स हो गया, टेक्निकल कोर्स हो गया। तो ऐसी इन 3 परिस्थितियों में सिर्फ आपको पहला टीका लगवाने की छूट है, जो कि 84 दिन से पहले लग सकता है, लेकिन 28 दिन के बाद ही लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ भी उस कंट्री में वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है? वहाँ जाके हमें अलग से तो नहीं लगवानी पड़ेगी? जी डॉक्टर साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर अनुज से ले लेते हैं। डॉक्टर अनुज, इनका यही मानना है कि अगर वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक वैक्सीन अगर कहीं पहले से लगवाया हो उन्होंने, तो क्या दूसरी जगह के लिए ये इसको वैलिड माना जाएगा, या फिर उन्हें दूसरी जगह अब दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा? देखिए, दूसरी जगह अगर ये विदेश में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अगर देश में करते तो जरूर वैलिड होगा, लेकिन विदेश में ये वैलिड है कि नहीं है, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने नजदीकी सिविल हॉस्पिटल में जो कोविड के इंचार्ज है, वहां से इस चीज का पता करें कि वो विदेश में कौन सी कंट्रीज में वैलिड है या नहीं है जी। लेकिन देश में किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं, वहां पे वैलिड रहेगा। ठीक, वेदपाल जी, क्या आपका कोई और सवाल है?
चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल को रखने के लिए। तो डॉक्टर अनुज, आपसे एक और चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी हमने होम आइसोलेशन के पेशेंट्स की बात की, लेकिन कई बार को ये भी देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवा रहा है, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फीवर तो आता है, लेकिन फीवर होने के बाद से जो 2-3 दिन तक उनका फीवर बरकरार रह जाता है या हफ्ते भर के लिए एक्सटेंड हो जाता है, और जब वो चेकअप करवाने जाते हैं तो उस वक्त उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। ऐसे में लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या ये चिंता का विषय उनके लिए हो जाता है? और अगर ऐसा कुछ होता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आना, क्या ये आम बात है? जी देखिए, कोविड का वैक्सीन से के बाद फीवर आना बड़ी आम बात है। ज़्यादातर केसेस में आता है, कुछ केसेस में नहीं आता है। लेकिन अगर फीवर लगातार चलता है और बाद में आपने जैसे बताया कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उस केस को उसी तरह से कोविड पॉजिटिव मान के ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे केसेस को जो बिना वैक्सीनेशन के कोविड पॉजिटिव होते हैं। तो उस केस में दोनों का ही ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जाता है, कोविड पॉजिटिव कैसे भी हो, किसी भी वजह से हो, वैक्सीन के बाद हो या दूसरी वजह से हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो वैक्सीन के बाद ही कोविड पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जब वैक्सीन लगती है, वैक्सीन का इफेक्ट आने में कुछ विंडो पीरियड होता है, एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है, और बाई चांस वो पेशेंट उस टाइम पे, वो कैंडिडेट उस टाइम पे किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने से कोविड पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि वैक्सीन से ही हो जी। तो उस केस में कोविड पॉजिटिव की ही तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि दूसरे कोविड पॉजिटिव पेशेंट को दिया जाना था। अगर उसको सिम्टम्स हल्के हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ बुखार है या एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है, तो होम आइसोलेशन में रह के ही कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिकेशंस जो किट दी जाती है वो दी जाएंगी। और अगर उसको सिवेरिटी आ रही है, उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, तो एडमिशन करके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा उसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की तरह जिसको बिना वैक्सीन के कोविड हुआ था। तो दोनों ही केस में सिमिलरिटी है कि कोविड पॉजिटिव हुए तो कोविड का ट्रीटमेंट होगा ही होगा, उसी तरह से कि जिस तरह से उनकी सिवियरिटी चेक की जाएगी, एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है या सीवियर है। ठीक, डॉक्टर बने रहिएगा हमारे साथ। एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, विनोद कुमार करनाल से। विनोद जी, अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी, मेरा 5-6 महीने से दवाई खा रहा है एलर्जी की जी, अब मैं इस डर में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा जी, डर लगा जी कभी कुछ हो जाए, उसके बारे में पूछना था जी। विनोद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना प्रश्न दोहराइए जी। 5-6 महीने से मैं एलर्जी की दवाई खा रहा जी। एलर्जी किस चीज की एलर्जी है विनोद जी? आपको कहाँ की एलर्जी है? ये सारे शरीर में दाग पड़ जाए मोटे मोटे जी, जमीन लाल शरीर हो जाए मेरे। ओके। तो इस डर में मैंने वैक्सीन अभी तक लगवाई नहीं थी, इस डर लगा जी कभी कुछ हो जाए वहाँ जी। नहीं, देखिए, अगर आपको स्किन एलर्जी है तो स्किन एलर्जी होना एक अलग चीज है और वैक्सीन लगवाना अलग चीज है। तो स्किन एलर्जी के लिए आप अगर दवाई ले रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो चमड़ी रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं और स्किन एलर्जी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। लेकिन उस दौरान पे अगर आपको कुछ दवाइयां इम्यूनिटी कम करने की शायद अगर दी जाती हैं चमड़ी रोग विशेषज्ञ के द्वारा, तब आपको वैक्सीन थोड़ी सी डिले करनी होगी। अगर वो मेडिसिन कंप्लीट हो जाती हैं या आपको वो मेडिसिन नहीं दी जाती जिससे इम्यूनिटी लो होती है, तो आपको वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल को रखने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र, अब आपके पास लौटना चाहेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र, कई बार को सवाल ये भी आ जाता है सामने कि हम मास्क तो लगाते हैं, हर दिन मास्क लगाते हैं, लेकिन जब डिस्पोजेबल मास्क की बात आती है, N95 की बात आती है या फिर जो कॉटन मास्क होते हैं, तो ऐसे में इनमें क्या भिन्नता है? कौन सा सबसे बेस्ट मास्क होगा? और ख़ास तौर पर बच्चे भी एक चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, यानी कि आज अगर उन्होंने एक मास्क पहना है तो वो कई बार को ऐसा भी करते हैं कि वो हफ्ते भर के लिए वो कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? कितने दिन के बाद हमें मास्क बदल देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मास्क की बात आपने की है, तो जो 3 लेयर्ड मास्क हैं या त्रिप्रति मास्क हैं जिनमें 3 परतें होती हैं, वही मास्क कोरोना वायरस से लड़ने में प्रभावी है। वही उनके कारण ही कोरोना वायरस आपके श्वसन तंत्र के अंदर जाने में असफल हो जाता है। और जहाँ तक इसके बदलने की बात है, इस तरह के सारे मास्क जो हैं वो आपने रोज़ बदलने हैं और रोज़ बदल के फेंकने, ये नहीं कि आपने रोज़ लगाने हैं। वो एक दिन के लिए उसका प्रभावी है। वैसे तो 6 से 8 घंटे के लिए कहते हैं हम, इतना ही आदमी कार्य क्षेत्र के अंदर रहता है और 6 से 8 घंटे बाद उसको बदल लेना चाहिए।
और जहाँ तक कपड़े के उसका ताल्लुक है, वो अच्छा क्वालिटी का पतला, इतना महीन ना हो, और त्रिप्रति भी आगे कपड़े के मास्क आ गए, 3 लेयर्ड मास्क आ गए हैं, आप उसका प्रयोग करें और उसको आप अगले दिन धो सकते हैं। ऐसे आप 5-6 अगर मास्क डालें में सोमवार, मंगलवार, बुधवार के हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्पोजल मास्क हैं, चाहे N95 मास्क हैं, चाहे वो नीले रंग के मास्क हैं जो आजकल आप देख रहे हो डाल रहे हैं लोग, उस तरह के मास्कों का आपने एक ही दिन के 6 से 8 घंटे प्रयोग करना है, जैसा था एक दिन करना है, और अगले दिन उनका प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि उनके अंदर जब आप मास्क लगाते हैं तो हो सकता है उनके अंदर ह्यूमिडिटी हो, और आपका अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मास्क नहीं लगाया, ज़्यादा वो लगा लिया, या आपने रेस्पिरेटर टाइप के जो मास्क आए हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, ह्यूमिडिटी अंदर रह जाती है। ह्यूमिडिटी में ब्लैक फंगस के पनपने की ज़्यादा संभावना रहती है सांद्रता में, तो जिसे काली फंगस का कहते हैं। कोई भी फंगस जो है वो सांद्रता में। जी चलिए ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर अनुज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी कीमती बातें, इतनी अहम बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, हर दिन हम अपना ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं, नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ करके आप डॉक्टर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंटर न्यूज़ हरियाणा के साथ। बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर जो बैठक चल रही थी, अब वो बैठक खत्म हो चुकी